हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए 2017 से लेके 2020 तक, 17, 18, 19, 20, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फॉर्मेट दोनों चीज़ें अच्छे से आपको आना चाहिए। और फॉर्मेट अगर आपको नहीं याद है, नहीं देखा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में जो ऊपर आई कार्ड होता है, वैसे जो डॉट डॉट करके होता है ऊपर, ठीक है, उस पे क्लिक करोगे तो आई कार्ड होगा, उस पे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो वहां पे तुम अपना वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले 31/3 हमारी बुक का ही है, पेज नंबर है आपका 151 पे है। ओके, तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में 2020 और 2018 के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31/3/2017 के दिन की केयूर लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। सबसे क्या पहले क्या लिखा हुआ है कि 31/3/2017 के दिन की केयूर लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। अब सकल तलपट में हमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। शेयर पूंजी है, ऑफिस और बिक्री खर्च दिया हुआ है, खरीदी, डिबेंचर, बिक्री, सॉफ्टवेयर, मजदूरी, डिबेंचर ब्याज, वेतन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जमीन मकान, प्रारंभिक स्टॉक, प्राप्त बट्टा, देनदार, इस तरह से अलग अलग चीजें दी हैं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है दो अन्य जानकारियां दी हैं, और अन्य जानकारियों में हमें दो चीजें दी हैं। एक आपका दिया है अन्य जानकारियां, उसमें दो चीजें दी। एक आपका दिया है अंतिम स्टॉक, और एक आपका दिया है 50% कर वेरा का प्रावधान, ठीक है। ये दो चीजें दी हैं। साथ में सवाल में लिखा है कि दिए गए विवरण पर से तारीख 31/3/17 के दिन पूरा होते वर्ष के लिए कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार, ठीक है, 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। देखो क्या बोला है, वार्षिक हिसाब हमें तैयार करना है। साथ में बोला हिसाबों से संबंधित प्रविष्टियां जरूरी नहीं है, यानी तुम्हें रोजनामचा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तुम सीधा क्या बनाओ, अकाउंट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि वार्षिक हिसाब तैयार करना है, और चीजें पढ़ के हमें पता चल गया है कि लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा हमें दोनों ही बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में दोनों ही चीजें मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक साइड में बना लेता हूँ आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, और इस साइड में बना लेता हूँ लाभ हानि खाता। हमारा जो लाभ हानि पत्रक है वो मैं तैयार कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट पूरा बना दिया है। थोड़ा टाइम बच जाए इस वजह से फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि फॉर्मेट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर मैं फॉर्मेट बना के दिखाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, 1 घंटे के ऊपर पहुंच जाता, क्योंकि चीजें हैं भाई, इसमें लिखना है, बहुत लाइन वाइन खींचना है, कैलसी तो है नहीं, आई मीन स्केल तो है नहीं कि फटाफट खींच दो, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी तुम्हें ये पूरा सवाल आएगा, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करोगे। एक बार मैं फॉर्मेट बोल देता हूँ ताकि जिनको याद ना हो, धीरे धीरे चीजें याद हो जाए। सबसे पहले मैंने कहा था आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, तो आर्थिक चिट्ठा का याद होगा, मैंने कहा था कि आर्थिक चिट्ठा हम कैसे बनाएंगे, उसको दिमाग में रखो कि 2 पेज में बनाना है। 2 पेज का मतलब 2 भाग हो गया। अब 2 भाग में भी जो तुम्हारा पहला पेज होगा, यानी तुम्हारा होगा इक्विटी और दायित्व वाला, यानी जो हमने पढ़ा है कि एक पूंजी दायित्व होता है और एक संपत्ति होता है, यानी पूंजी दायित्व मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्विटी दायित्व। इसमें जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, शेयर धारकों के भंडोल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयर धारकों के भंडोल, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, शेयर पूंजी। उसके बाद क्या आएगा, अनामत और आधिक्य, क्योंकि जो शेयर धारकों के भंडोल है वो कैसे बनते हैं, शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य से बनते हैं। उसके बाद अगला है तुम्हारा बिन चालू दायित्व। अब याद होगा मैंने कहा था कि एक होता है शेयर धारकों के भंडोल और दूसरा होता है दायित्व। दायित्व में दो होगा, एक होगा तुम्हारा चालू दायित्व और एक होगा तुम्हारा बिन चालू दायित्व। तो बिन चालू दायित्व में 3 चीजें होती हैं, एक होता है उधार ली रकम, एक होता है तुम्हारा अन्य जिम्मेदारी, और दीर्घकालीन बीच में ऐड कर देना, यहाँ पे भी दीर्घकालीन ऐड कर देना है। उसके बाद होता है तुम्हारा दीर्घकालीन प्रावधान। तो याद करने के लिए मैंने कैसे कहा था, याद करने का जो मैंने तरीका बताया था, मैंने कहा था उधार ली रकम, मैंने क्या बताया था, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान। और यही सेम तरीका तुम्हें इस्तेमाल करना है चालू दायित्व के लिए। चालू दायित्व के लिए भी सेम होगा, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी, अल्पकालीन प्रावधान, बस एक बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर देना, और वह है तुम्हारा व्यापारी देना। बस यही एक तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। उसके बाद बात करते हैं संपत्ति का। तो संपत्ति मैंने कहा था 2 भागों में बांटोगे, एक होगा तुम्हारा बिन चालू संपत्तियां और एक होगा तुम्हारा चालू संपत्तियां। बिन चालू संपत्तियों में सबसे पहले क्या होगा, स्थायी संपत्ति, जिसमें दो होगा, एक दृश्य संपत्ति और एक होगा अदृश्य संपत्ति, ठीक है। उसके बाद है बिन चालू संपत्ति में आएगा बिन चालू विनियोग। क्या आएगा, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और
धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियां। फिर जब हम बात करते हैं चालू संपत्तियों की, तो चालू संपत्तियों में ये 3 चीजें होते कॉपी पेस्ट कर दो, यानी चालू विनियोग और मैंने कहा था लास्ट में ये दोनों, पर इन दोनों के बीच में 3 चीजें एक्स्ट्रा आएंगी। क्या होगा? एक तो होगा तुम्हारा माल सामग्री, एक होगा तुम्हारा व्यापारी लेना, और एक होगा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा दायित्व का फॉर्मेट। और 3 कॉलम बनाओगे, एक होगा नोट नंबर के लिए, ठीक है, और एक होगा इनर कॉलम के लिए, एक होगा आउटर कॉलम, यानी रकम का 2 कॉलम बनेगा। अब उसी तरह से हम बात करते हैं लाभानी पत्रक की। तो लाभानी पत्रक के लिए इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग बना देता हूँ अच्छे से। तो लाभानी पत्रक में सबसे पहले क्या लिखोगे? तुम्हारा कामकाज विवरण से उपज। मैंने क्या कहा था कि किसी भी अगर व्यवसाय का लाभ हमें जानना, तो हम क्या करते हैं कि हम आय में से, यानी जो व्यवसाय का आय होता है उसमें से हम क्या करते हैं? खर्च माइनस करते हैं। अब ये समस्या कि यहाँ पे आय का मतलब क्या होता है? कामकाज विवरण से उपज, या उसको हम बिक्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम अन्य उपज जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल आय। और कुल आय जो मिलेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला? खर्च माइनस करना है। तो खर्च माइनस में सबसे पहले मैंने क्या बोला? हम क्या करते हैं? खरीदी करते हैं, और साथ में जो हमारे पास पुराना स्टॉक है उसको हम ऐड कर देंगे। और हमें ये खरीदी करने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ा वो हमारा हो गया प्रत्यक्ष खर्च। फिर माल आ गया हमारे पास, उस पर काम करवाना पड़ा, तो काम करवाने के लिए हमने खर्च चुकाया। फिर हमने जिन लोगों से उधार लिया था उनको खर्च चुकाया, यानी कर्मचारियों के लाभ के खर्च के बाद आ जाएगा वित्तीय खर्च। साथ में हम जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी घिसाई हो जाएगी, और जिन संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपलिखित। और लास्ट में हमारा क्या होगा? अन्य खर्च। और इन सभी का जो टोटल है वो क्या बन जाएगा? कुल खर्च। यानी कि टोटल यहाँ पे करके यहाँ साइड में लिख दोगे। ठीक है, मैं लाइन भी खींच दे रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। उसके बाद ये जो माइनस करने के बाद जो आएगा, यानी कि कुल आय में से कुल खर्च माइनस करोगे तो तुम्हें रकम कुछ, देखो खर्च यहाँ पे तुम्हारा टोटल हो जाएगा, उसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? तुम्हारा आयकर से पहले का लाभ। क्या आ जाएगा? आयकर से पहले का लाभ। फिर उसमें से माइनस करोगे आयकर का प्रावधान, तो तुम्हें मिल जाएगा आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट दोनों चीजों का। अच्छे से इसको याद कर लोगे। अब उसके बाद जब हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं नहीं, छोटा ज्यादा कर दूंगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ। ओके, छोटा नहीं कर रहा हूँ, छोटा कर दूंगा तो दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जब हम फॉर्मेट बना लेते हैं, तो फॉर्मेट बनाने के बाद हमारे सवाल में से जो चीजें जरूर मिलती जाती हैं हम उनको लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा लिखा है इक्विटी शेयर और पूंजी। क्या लिखा है? इक्विटी शेयर और पूंजी। तो इक्विटी शेयर और पूंजी यानी 2,40,000, तो उसका ये रहा हमने बनाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद अगला लिखा है ऑफिस और बिक्री खर्च। क्या लिखा है? ऑफिस और बिक्री खर्च। तो हमारा ये जाएगा लाभानी खाते में। अब लाभानी में देखो खर्च के लिए यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी हैं, तो अब तुम्हें ये पहचानना होगा कि इसका घर कौन सा है, यानी कौन सी जगह पर इसकी एंट्री होगी। तो चीजें कैसे पहचानोगे? और मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे पहचानोगे? तो जो प्रत्यक्ष खर्च होता है ये माल खरीदने का खर्च होता है। क्या होता है? माल खरीदने का। तो वहां पे तो लिखा है बिक्री खर्च, तो वो तो होगा नहीं, कर्मचारी से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। वित्तीय खर्च है, सर वित्तीय खर्च कहाँ से बिक्री खर्च हो जाएगा? फिर अगला आएगा तुम्हारा घिसाई और अपलिखित। तो घिसाई तो है ही नहीं, तो बचा क्या तुम्हारा? अन्य खर्च। ठीक है, तो वहां पे लिख दोगे जो तुम्हें खर्च का नाम दिया है। खर्च का नाम क्या दिया है एक बार देख लेते हैं, ऑफिस और बिक्री खर्च, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें भी कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे लिख दोगे ऑफिस और बिक्री खर्च। ठीक है, ऑफिस और बिक्री खर्च। रकम कितना दिया है वो भी देख लेते हैं, मैंने देखा तो सही लेकिन याद नहीं होता है तुरंत ही। ये हो जाएगा 24,000 रुपए। ठीक है, 2 एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की, मतलब तीसरा। अगला है हमारा खरीदी। तो खरीदी का तो हमने कॉलम बनाया ही है, 4,26,000। ठीक है, हाँ 4,26,000। तो खरीदी में चल के लिख देते हैं हम 4,26,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है 10% के डिवेंचर। अगला क्या है? 10% के डिवेंचर। तो डिवेंचर आपको पता है ये हमारा क्या होगा? उधार ली रकम हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा होगा? दीर्घकालीन। तो यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में डिबेंचर। क्या लिख देना? ब्रैकेट में डिबेंचर। और रकम कितना दिया हुआ? 1,20,000। ठीक है, फिर अगला क्या दिया हुआ है तुम्हें? बिक्री। बिक्री कितना दिया हुआ है? 9,60,000 रुपए। क्या दिया हुआ है? बिक्री 9,60,000 रुपए। तो बिक्री का तो कॉलम हमने बना के ही रखा है, तो ये रहा हमारा बिक्री 9,60,000 रुपए। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है,
क्योंकि ये सवाल अगर आ गया तुम्हें तो ये चैप्टर समझ लो तुम्हारा फिनिश, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ये एग्जाम में इतनी ही आती हैं। ठीक है, अभी मैं 2 पेपर का और क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगला तुम्हारा है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तुम्हारा कहाँ जाएगा, अदृश्य संपत्ति में। तो चलते हैं हमारा अदृश्य संपत्ति में। देखो नाम चीजें पढ़ पढ़ के तुम्हें क्लियरली याद हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा, सॉफ्टवेयर, यानी कि अदृश्य संपत्ति। तो सॉफ्टवेयर कितने का है वो देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है तुम्हें 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लिख देना 1,20,000 रुपए का। फिर अगला दिया है मजदूरी। तो मैंने कहा था मजदूरी जो है हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष खर्च होता है। जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मजदूरी होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष खर्च में हम खरीदने के लिए खर्चा करते हैं। तो 24,000 रुपये हमारा प्रत्यक्ष खर्च में चला जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रत्यक्ष खर्च। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे मजदूरी और यहाँ पे लिख देंगे 24,000 रुपए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला दिया हुआ है हमें डिबेंचर ब्याज, यानी हमने जो लोन लिया है उसके लिए। तो लोन का मतलब पैसा हो गया, वित्त हो गया। तो उसका जो ब्याज होगा वो कहाँ जाएगा, वित्तीय खर्च में जाएगा, 12,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारा वित्तीय खर्च है और इसमें हम लिख देंगे ब्रैकेट बना के डिबेंचर का ब्याज। ठीक है, और रकम कितना है उसका, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए लिख देना। उसके बाद है अगला। अगला हमें क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है वेतन। वेतन कितना दिया, 3,00,000 रुपए। तो वेतन किसको देते हैं, कर्मचारी को। तो कर्मचारी से जुड़ा हुआ है तो उसके सामने ब्रैकेट में लिख देना वेतन और यहाँ पे रकम में लिख देना 3,00,000 रुपए। ठीक है, देखो मैं जो जो चीजें आ रही हैं उनको ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूँ ताकि ये चीजें क्लियर रहें, सामने वाले को पता चल जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। फिर उसी के बाद हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है अगला पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है नॉर्मली चालू दायित्व होता है और हमने चालू दायित्व के तौर पे हमने पैसा उधार मांगा है बैंक से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 14,400 रुपए। उसके बाद अगला है हमारा जमीन मकान, 2,28,000 रुपए। क्या है, जमीन मकान 2,28,000 रुपए। तो जमीन मकान हमारा कौन सा चीज है, तो यह है हमारा दृश्य संपत्ति। तो हम चलते हैं संपत्तियों में, स्थायी संपत्तियों में आएगा हमारा दृश्य में। यहाँ पे नाम लिखते हैं जमीन मकान। ठीक है, रकम कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। रकम दिया हुआ है 2,28,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,28,000 रुपए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है प्रारंभिक स्टॉक 36,000 रुपए। तो प्रारंभिक स्टॉक का हमने फॉर्मेट बनाया है, जो हमारा स्टॉक में परिवर्तन, तो वो रहा यहाँ पे। तो स्टॉक में परिवर्तन 36,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे तो देखो अभी इसमें इनर कॉलम में भी इनर कॉलम आ गया है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे ही लिख देना 36,000 रुपए। ठीक है, 36,000 रुपए। उसके बाद अगला, अब अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है प्राप्त बट्टा। देखो क्या लिखा है, प्राप्त बट्टा, यानी ये क्या है, हमारा उपज है। और उपज के लिए हमने एक कॉलम बनाया है अन्य उपज, मतलब एक हेडिंग लिखी है अन्य उपज। तो उसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे प्राप्त बट्टा। ठीक है, प्राप्त बट्टा। अब रकम देखो मैं फिर से भूल गया, तो रकम हम देख लेते हैं। रकम है 15,600। रकम में कोई गलती नहीं करना क्योंकि फॉर्मेट तो याद हो ही गया होगा, मैं भरोसा रखता हूँ इतना, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसलिए रकम को थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद अगला देनदार। तो देनदार किस में आएगा, तुम्हारा व्यापारी लेना में। ठीक है, तो ये रहा व्यापारी लेना, उसमें लिख दो देनदार। ओके, अब रकम भी देख लेते हैं। रकम कितना दिया है, 1,80,000 रुपए। तो व्यापारी लेना में आ जाएगा 1,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला व्यापारी देना हो चुका है, देनदार हो चुका है। देखो हमारा ये जो तलपट दिया हुआ था वो तलपट हमारा जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा खत्म हो गया। अब जैसे ही सारा खत्म हो जाएगा, अगला काम तुम्हारा होगा जो ये अन्य जानकारी दिया है इनको देखना। तो अन्य जानकारी में दिया है तुम्हें 42,000 रुपए। ठीक है, अन्य जानकारी में 42,000 दिया हुआ और लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक। तो एक चीजें क्लियर कर लो कि अंतिम स्टॉक कहाँ लिखते हैं, इसमें ही अक्सर लोगों से गलतियां होती, इसी वजह से ये सवाल मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। तो अंतिम स्टॉक सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट है उसमें लिखेंगे। ठीक है, हमारा ये रहा फॉर्मेट अंतिम स्टॉक का 24,000 रुपए। तो अब 36 में से 24 गया तो कितना आएगा, 12,000। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 12 लिख देता हूँ, ये एक हो गया। दूसरा अंतिम स्टॉक कहाँ जाता है, तो हमें पता है हमने चालू संपत्ति वाला माल सामग्री बनाया है जिसमें हमारा लिखते हैं अंतिम स्टॉक। तो यहाँ पे आके लिख दोगे अंतिम स्टॉक। अब अंतिम स्टॉक कितना है वो भी लिख दो, 24,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ है
करवेरा का प्रावधान। तो करवेरा का प्रावधान हम कब कर सकते हैं, जब हमारा लाभ पता हो, ठीक है। लेकिन हमें करवेरा का प्रावधान का हेडिंग तो दे ही दिया है, तो एक हेडिंग तो ये रहा करवेरा का प्रावधान, तो दूसरा एंट्री कहाँ से, क्योंकि समायोजन है, तो मैंने बताया था ये आपका अल्पकालीन प्रावधान होता है। क्या होता है, अल्पकालीन प्रावधान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं करवेरा का प्रावधान, क्योंकि जो करवेरा है वो प्रावधान हमें हर साल करना पड़ता है, इसीलिए क्या माना जाता है, अल्पकालीन। तो पहले तो देखो मैंने सारा चीजें लिख दिया है और मैंने यहाँ पे सभी का रकम लिख दिया है। अब जो जो नहीं आया उसमें मैं डैश कर दूंगा, ठीक है, मैं बहुत बुरा इंसान नहीं हूं, तो मैं डैश कर देता हूँ। अब हमारा अगला काम होगा, हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना हथियार निकाल लेते हैं कैलसी, और एक एक चीजें करके हम क्या करते हैं, टोटल करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टोटल याद रखना लाभ हानि पत्रक का ही करोगे। किसका टोटल करोगे, लाभ हानि पत्रक का। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है कामकाज का ऊपर 60 लाख रुपए, 9,60,000 रुपए, और ये 15,600, तो ये आ जाएगा 9,75,600। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9,75,600, ठीक है। वो इसी तरह से मैच करेंगे कि पहला आया कि नहीं, तो 9,75,600 आ गया। अब उसके बाद हमारा अगला जो टोटल होगा वो किसका होगा, खर्च का, ठीक है। तो हम खर्च का टोटल करते हैं और नीचे यहाँ पे चलते हैं। कितना दिया है, 4,26,000, फिर दिया है 12,000, फिर दिया है 24,000, 3,00,000, फिर 12,000, फिर 24,000, यानी ये हो गया 7,98,000। कितना आ गया ये, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा टोटल गलत आ रहा है, वेट वेट वेट। हाँ देखो मुझसे गलती हो गई, अब यही होता है। तो देखो चीजें भाई तुम्हें क्लियर होना जरूरी है, ये 24 नहीं 42 है, ठीक है। मैंने गलती से इसको 24 उल्टा लिख दिया था, मतलब 42 के बदले में 24 लिख दिया था। तो ये 42,000 रुपए है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा देखो सवाल में यहाँ पे 42 दिया है और मैंने बाय मिस्टेक उसको उल्टा करके 24 लिख दिया था। तो ये चीजें होती हैं जो हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो अच्छा हुआ मुझसे भी हो गई, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सर गलतियां अगर सर से हो सकती है तो हमसे भी हो सकती हैं, और चीजों को एग्जाम में तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज होती है, गलती करना कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पे मैं 42,000 लिख देता हूँ। अब हम वापस अपना टोटल करते हैं। तो अभी 36 में से 42 गया, तो अभी यहाँ पे देखो सिचुएशन अब चेंज हो गया। अब सिचुएशन क्या चेंज हो गया कि ये जो चीजें पहले हमारा प्लस में था वो क्या आ जाएगा, माइनस में। तो 36 में से 42 माइनस करोगे तो ये हो गया -6,000 रुपए, ठीक है, -6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये टोटल करना, उसमें से 6,000 माइनस करना। तो 4,26,000 माइनस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 3,00,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000, तो ये आएगा 7,80,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7,80,000। टेंशन मत लो, मैं कोई चीज गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। 7,80,000। अब हमारा कुल खर्च का टोटल आ गया। फिर मैंने क्या कहा था कि ये हमारा जो आय है और ये जो हमारा खर्च है, ठीक है, हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो आय में से हम खर्च माइनस करते हैं, तो 9,75,600 में से 7,80,000 रुपए, तो ये आएगा 1,95,600। कितना आएगा, आयकर से पहले का लाभ 1,95,600। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नंबर 3 में से हमने नंबर 4 माइनस किया है, ठीक है। या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिखना कि कुल आय में से कुल खर्च माइनस किया है। अब उसके बाद आयकर का प्रावधान बोला था, कितना परसेंट बोला था, 50%। तो आयकर का प्रावधान हम कितना माइनस कर देंगे, 50%, ठीक है। तो 1,95,600 का यहाँ पे तुम 50% निकालोगे तो ये आएगा 97,000 कुछ 800 रुपए। एक मिनट, मेरा कैलसी में दिख नहीं रहा है। 1,95,600 का 50%, हाँ 97,800। मेरा कैलसी थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो 8 का 5 दिख रहा था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 97,800 रुपए। ये तुम्हारा क्या आया, आयकर का प्रावधान, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। फिर उसके बाद हमें 1,95,600 में से 97,800 माइनस करेंगे, तो हमारा आयकर के बाद का लाभ आएगा, वो भी कितना आएगा, 97,800, क्योंकि दोनों 50-50% है। अब देखो ये चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, चीजें समझना जरूरी है कि जब हम ये दोनों चीजें कर लेते हैं, यानी ये दोनों एंट्री करने के बाद एक ये और एक ये, इसकी दूसरी एंट्री भी होती है। अब दूसरी एंट्री देखो कहाँ होती है वो समझो। आयकर का प्रावधान जो है ये जाता है तुम्हारा चालू दायित्व वाले में, ठीक है, चालू दायित्व के प्रावधान में जाता है, ओके, ये याद रखना। और ये तुम्हारा जाता है अनामत और आधिक्य में। याद रखना आयकर के बाद का लाभ हमेशा कहाँ जाएगा, अनामत आधिक्य में, ठीक है। अनामत और जो आधिक्य करके हेडिंग है आर्थिक चिट्ठे में, दायित्व वाले में, उसमें जाएगा अनामत और आधिक्य। ये याद रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए।
हमेशा जब भी लाभ हानि खाता आएगा तो ये दोनों चीजें करने के बाद ही तुम्हारा आर्थिक चिट्ठा मैच होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिख देते हैं। चालू दायित्व में प्रावधान में लिख देते हैं कितना, 97,800। तो यहाँ पे देखो मैंने कर का प्रावधान, करवेरा का प्रावधान लिखा है। अब बस मुझे रकम लिखना है 97,800 रुपए यहाँ पे। और अनामत और आधिक्य में भी मुझे कितना लिखना है, 97,800 रुपए। ओके, हो गया। अब मुझे इन सभी का टोटल करना है, तो सबसे पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। तो 2,40,000 है मेरी कैलसी, हाँ 2,40,000 है प्लस 97,800, तो ये आएगा 3,37,800 रुपए। ये कितना आ जाएगा, 3,37,800 रुपए। उसके बाद बिन चालू का टोटल, तो बिन चालू में तो एक ही दिया है, ये दोनों डैश कर दो, इसका टोटल मुझे आता है बिना कैलसी के मैं कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपए। उसके बाद आया चालू दायित्व का, तो चालू दायित्व में जो जो चीजें नहीं आई है उसमें तुम क्या कर दो, डैश कर दो, ठीक है। अब बाकी इन दोनों का टोटल कर लो, तो 14,400 प्लस 97,800, ये हो जाएगा 1,12,200, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आया संपत्ति, तो संपत्ति में देखो सिर्फ दो ही चीज दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्या कर दोगे, डैश डैश कर दोगे। ये डैश करके इसका टोटल कर लो, तो 2,28,000 प्लस 1,20,000, ये आ जाएगा 3,48,000। यहाँ पे आएगा 3,48,000। अब इसका भी टोटल कर लो, तो ये दोनों कुछ है नहीं, तो ये डैश डैश हो जाएगा, टोटल करके यहाँ लिख दो। तो 42,000 प्लस 1,80,000, ये आ जाएगा 2,22,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2,22,000। अब देखो आर्थिक चिट्ठे में अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ग्रैंड टोटल किसका, दायित्व का। यहाँ पे जगह मैंने नहीं छोड़ा था, लेकिन वहां पे जगह छोड़ना होगा तुम्हें 2 लाइन, और इसका यहाँ पे संपत्ति का, और दोनों तुम्हारा मैच होना जरूरी है। तो पहले हम दायित्व का टोटल इसका कर लेते हैं, ठीक है। दायित्व वाले का 3,37,800 प्लस 1,20,000 प्लस 1,12,200, तो ये आएगा 5,70,000। तो जो हमारा ग्रैंड टोटल आया वो कितना आया, 5,70,000। और इसी के साथ हम अपने संपत्ति पक्ष का भी टोटल करेंगे और चेक करते हैं कितना आता है। तो संपत्ति में दो ही दिया है, एक है 3,48 और एक है 2,22, तो इसका टोटल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 5,70,000। और इसी के साथ जो है हमारा दोनों क्या हो गया, टैली हो गया। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, 2 अंडरलाइन कर देना ताकि पता चल जाए कि तुम्हारा टैली हो गया है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा सवाल। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि अगर मान लो कि ये सवाल तुमने खुद से कभी किया हो और तुम्हारा मैच नहीं किया हो या नहीं आया हो, तो तुम खुद से इसको कर सको। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा मेरा पेज नीचे हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ओके, अब इसका तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया है बड़ा। ओके, नहीं इतना नहीं होगा, आएगा ही नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि तुम्हें दोनों चीजें दिख जाए अच्छे से। हाँ, पहले इतना, हाँ पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इतना का, ये तुम्हारा हो जाएगा दायित्व का और लाभानी का, ठीक है। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में अगर चाहो तो मैच करने के लिए भाई चाहिए ना, अगर मान लो खुद से सवाल सॉल्व करते हो तो तुम वहां से मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रहा तुम्हारा संपत्ति का, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, इस वजह से मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, और वो क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ है हमारा। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। तो 2018 का, ये तो 2020 का है, तो पहले मैं 18 वाला करवाता हूँ फिर 20 वाला बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये 2018 का है, ठीक है। ये हमारे 2018 में आया था। अब इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित बाकियां स्टार लिमिटेड की बही में से ली गई, भले उदाहरण है पर ये एग्जाम में आया है, कब आया है, मार्च 2018, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, मार्च 2018 का क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा गया निम्नलिखित बाकियां स्टार लिमिटेड की बही में से ली गई हैं, इन बाकियों पर से तारीख 31 मार्च 2017 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें आर्थिक चिट्ठा ही तैयार करना है, इसमें साफ साफ लिख दिया है, ठीक है, पक्की तलपट।
तो पक्की तलपट तैयार करना, तो सबसे पहले क्या करोगे, पक्की तलपट का फॉर्मेट तैयार करो। तो पक्की तलपट का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने बताया 2 भागों में बांटो, एक दायित्व और एक संपत्ति में। दायित्व में 2 आता है, एक तुम्हारा पूंजी हो जाएगा और एक दायित्व होगा। पूंजी में भी क्या आएगा तुम्हारा, आएगा शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य। दायित्व में 2 आएगा, दायित्व में 2 क्या आएगा, एक बिन चालू और एक चालू। फिर बिन चालू में 3 आएगा, क्या आएगा, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और क्या आएगा, प्रावधान। और यही 3 चीजें वहां पे कर देना, बीच में एक ऐड कर देना, व्यापारी देना। अब बात करते हैं संपत्ति का। तो संपत्ति में मैंने क्या बताया, संपत्ति में सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। बिन चालू में क्या आएगा, स्थायी संपत्ति, जिसमें 2 है, दृश्य और अदृश्य। फिर आएगा विनियोग, लोन और धिराण और अन्य। ठीक है, फिर वहां पे जाओगे तो वहां पे पहला विनियोग आएगा और बाकी जो 2 है, लोन और धिराण, और तुम्हारा जो अन्य वो लास्ट में लिख देना। उसके बीच में 3 आएगा, क्या आएगा, माल सामग्री, व्यापारी लेना, और आएगा तुम्हारा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, ये करके हेडिंग पूरा तैयार कर लोगे और चीजें फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाओगे। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, तुम सवाल इसको करोगे और मैच कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे है मिलना बाकी कमीशन। तो मिलना बाकी कमीशन हमारा कहाँ जाएगा, अन्य, 1 मिनट सॉरी, मिलना बाकी कमीशन ये तुम्हारा जाएगा संपत्ति में। कौन से संपत्ति में, चालू, अन्य चालू संपत्ति में। 1 मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कहाँ जाएगा ये हमारा, अन्य चालू संपत्ति। ठीक है, उसके बाद है जमीन मकान। तो जमीन मकान तुम्हारा किस में जाएगा, दृश्य में। शेयर पूंजी का तो शेयर पूंजी वाला कॉलम ही होता है। बैंक सिलक, बैंक सिलक कहाँ जाएगा, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में। कहाँ जाएगा, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। तो मैं यहाँ पे रोकड़ समकक्ष लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद है ये सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत तुम्हारा कहाँ जाता है, अनामत और आधिक्य में। कहाँ जाएगा, अनामत और आधिक्य में। और उसके बाद तुम्हारा है अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक कहाँ जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा माल सामग्री में। कहाँ जाएगा ये, माल सामग्री में। उसके बाद है लेनदार। लेनदार कहाँ जाएगा, व्यापारी देना। कहाँ जाएगा ये, व्यापारी देना। और लेनदार, व्यापारी देना। तो देनदार कहाँ जाएगा, व्यापारी लेना। वहां देना है, यहाँ लेना है। 10% के डिबेंचर, तो ये हो जाएगा दीर्घकालीन उधार ली रकम। कहाँ जाएगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम। उसके बाद है डिबेंचर वापसी अनामत के विनियोग। तो साफ साफ लिखा है और समय नहीं दिया है, तो ये कौन सा विनियोग होगा, दीर्घकालीन विनियोग होगा। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे दीर्घकालीन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी तो विनियोग लिखा ही है। कस्टम डिपोजिट, अब देखो कस्टम वालों के पास डिपोजिट कौन देता है, हम देते हैं कि वो हमें देते हैं। सीधी सी बात है, हम ही उनको देंगे, वो हमको थोड़ी देते हैं। तो जब हम उनको देंगे तो ये हमारा डिपॉजिट है। तो हमारा डिपॉजिट मतलब हमारा है लोन और धिराण। अब ये कौन सा लोन और धिराण है, ये हो जाएगा तुम्हारा दीर्घकालीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दीर्घ। उसके बाद है ग्रेजुएटी फंड। अब देखो ग्रेजुएटी फंड जो है ये कर्मचारियों से है। ठीक है, ये दायित्व होता है। कर्मचारियों वाला जो प्रावधान है वो कहाँ जाता है, तो मैंने बताया था दीर्घकालीन प्रावधान में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, दीर्घकालीन प्रावधान, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, तो कर्मचारियों से जुड़ा है तो कहाँ जाएगा, दीर्घकालीन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है करवेरा का प्रावधान। तो ये अल्पकालीन हो जाएगा, है ये भी, लेकिन ये कौन सा प्रावधान है, अल्पकालीन। ठीक है, तो अल्पकालीन प्रावधान। और इस तरह से तुम्हारा पूरा हो गया, बस तुम्हें लिखना है और टोटल करना है। ठीक है, इतना तो तुम लोग कर लोगे। अब उसके बाद ये जो मैंने सवाल ऐड किया है, ये है मार्च 2020 का। ये कौन सा क्वेश्चन था, मार्च 2018 का। और ये है मार्च 2020 का, जो अभी हमारा ये कोरोना वाले में हुआ था, कोरोना से पहले हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या देखो, इसमें देखो पूरा बहुत बड़ा सा दिया है और हमें सेम वही करना है। हमें इसमें क्या बनाना है, पक्की तलपट ही बनाना है। तो अगर हमें सिर्फ पक्की तलपट ही बनाना है तो मैं तुम्हें बस वही लिख के दिखा देता हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ जाएंगी। हाँ, इनका टोटल भी मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ साइड में। हम कैलसी इस्तेमाल करेंगे और तुम भी कैलसी लोगे और टोटल करते जाओगे। ओके, तो सबसे पहले है प्लांट और मशीनरी। तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, दृश्य में। कहाँ जाएगा, दृश्य में। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, तो साफ साफ नाम ही दिया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक कहाँ जाता है, माल सामग्री में। कहाँ जाएगा, माल सामग्री में। इसको लिखते जाना अपने पास। ये सवाल का ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको खुद से सॉल्व कर लेना पूरा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी किताब में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मुझे पेपर का फोटो खींच के रखना पड़ा। ओके, उसके बाद है तुम्हारा देनदार। तो देनदार कहाँ जाएगा, व्यापारी लेना में जाएगा। कहाँ जाएगा, व्यापारी लेना। मिलना शेष ब्याज,
ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, अन्य चालू संपत्ति, कहाँ जाएगा, अन्य चालू संपत्ति नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, सिर्फ तुम समझ जाओगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो कौन सा संपत्ति है, अदृश्य, ठीक है। अब नर्मदा बॉन्ड, तो नर्मदा के हमने बॉन्ड खरीदे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है, विनियोग। और ये कौन सा विनियोग है, दीर्घकालीन, क्योंकि सवाल में कोई तारीख नहीं दिया है और ना ही कुछ लिखा है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, दीर्घकालीन। फुटकर औजार, तो मैंने कहा था फुटकर औजार जो है वो कहाँ जाता है, माल सामग्री में, ठीक है। उसके बाद है टेलीफोन डिपॉजिट, तो टेलीफोन डिपॉजिट हमने दिया होगा, तो ये कहाँ जाएगा, लोन और धिराण, कौन सा लोन और धिराण होगा, ये दीर्घकालीन का, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ दीर्घकालीन, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट। देखो म्यूचुअल फंड के यूनिट और ब्रैकेट में लिखा है काम चलाओ, तो देखो यूनिट है म्यूचुअल फंड का, तुमने खरीदा है तो विनियोग, ये कंफर्म है। लेकिन जो ये आगे लिख दिया ना काम चलाओ, तो काम चलाओ की वजह से ये कौन सा विनियोग हो गया, चालू विनियोग हो जाएगा। फिर आगे लिखा है इक्विटी शेयर की अप्राप्त मांग। हाँ, ये ही एक पॉइंट है जो भाई थोड़ा सा नया आया था, क्योंकि जो हमारे फॉर्मेट मतलब किसी और सवाल में नहीं है, तो हो सकता है इसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो अभी ये जो है हमारा अप्राप्त मांग, तो अप्राप्त मांग हम क्या करते हैं, शेयर में से माइनस करते हैं, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि ये पूरा अच्छे से दिखे। हम इसको क्या करेंगे, शेयर में से माइनस कर, यानी जो शेयर पूंजी आएगा हमारा, शेयर पूंजी, तो शेयर पूंजी में से क्या कर दोगे, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ घटाओ, क्या करोगे, शेयर पूंजी में से घटाओगे, ठीक है। कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स तुम्हारा कहाँ जाएगा, दृश्य संपत्ति में, कंप्यूटर दिखता है इस वजह से, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये तुम्हारा हो जाएगा अदृश्य में, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है लेकिन कंप्यूटर दिखाई देता है। बात करते हैं शेयर पूंजी, तो शेयर पूंजी का हेडिंग दिया ही है, 9% की बैंक लोन, तो बैंक लोन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उधार ली रकम, लेकिन कौन सा, दीर्घ उधार, तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ दीर्घ उधार। उसके बाद अगला है सूचित डिविडेंड, तो ये है अल्पकालीन प्रावधान, तो अल्प प्रावधान लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ, अल्प प्रावधान। उसके बाद अगला है लेनदार, तो लेनदार क्या आएगा, व्यापारी देना, क्या आएगा, व्यापारी देना। अब लिखा है लाभानी खाते का आधिक्य, तो साफ साफ तो लिख ही दिया है आधिक्य, तो उससे तो पता चल ही जाना चाहिए कि कहाँ जाएगा, ये अनामत और आधिक्य में जाएगा, कहाँ जाएगा, अनामत और आधिक्य में। अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड का, तो अभी इसके पहले वाले सवाल में ग्रेजुएटी फंड आया था, तो मैंने कहा था ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, ये जो कर्मचारी से जुड़ा होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, दीर्घकालीन प्रावधान, क्या होता है ये, दीर्घकालीन, साइड में मैं लिख देता हूँ प्रावधान। उसके बाद अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये अल्पकालीन उधार ली रकम, तो अल्पकालीन उधार लिख देता हूँ, ठीक है। चुकाना शेष वेतन, चुकाना बाकी वेतन, अन्य दायित्व है, पर कौन सा अन्य दायित्व है, अल्पकालीन, तो अन्य अल्प दायित्व, ठीक है, अन्य अल्प दायित्व, इतना ही लिखता हूं मैं। उसके बाद अगला है 10% के ऋणपत्र, ऋणपत्र का मतलब होता है डिबेंचर, तो डिबेंचर क्या हो जाएगी, ये दीर्घकालीन उधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन उधार। उसके बाद है करवेरा का प्रावधान, तो करवेरा का प्रावधान तो तुम्हें पता ही है कि ये कौन सा होता है, करवेरा का प्रावधान हमने कितनी बार पढ़ा है कि ये अल्पकालीन प्रावधान होता है, क्या होता है, अल्पकालीन प्रावधान, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, सभी का टोटल कर लेते हैं। अब सवाल है कि सर टोटल कैसे करोगे, हमने तो खाता बनाया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट के हिसाब से चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ और मैं उसी के हिसाब से टोटल करके तुम्हें कैलसी में बताते जाऊंगा। पहला जो होता है वो क्या होता है, शेयर धारक के भंडोल, पहला क्या होता है, शेयर धारक भंडोल, तो शेयर धारक भंडोल में क्या आता है, शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य, तो शेयर पूंजी कितना दिया है, तो जो जो दिया है उसको मैं पहले ग्रीन कर दूंगा। एक ये 5,50,000, तो मेरी कैलसी कहाँ गई, हाँ 5,50,000, 5,50,000। उसके बाद इसमें क्या आता है, अनामत और आधिक्य, तो अभी अनामत और आधिक्य वाला ढूंढो कहाँ है, तो ये रहा अनामत और आधिक्य 5 लाख रुपए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 5,50,000 प्लस 5 लाख, और कोई अनामत और आधिक्य है हमारा, कहीं भी अनामत और आधिक्य कहीं नहीं है, तो शेयर धारकों के भंडोल में चला जाएगा 5,50,000 रुपए, सॉरी 10,50,000 रुपए, 10,50,000 रुपए। उसके बाद आता है बिन चालू दायित्व, तो बिन चालू दायित्व में क्या क्या आता है, तो बिन चालू दायित्व में जहां जहां दीर्घकालीन लिखा होगा वो, बाकी हेडिंग का तो तुम्हें पता ही है, तो बिन चालू अभी ये पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कौन कौन सा है इसमें से वो देख लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये रहा दीर्घ उधार लिखा है मैंने, ठीक है। अन्य प्रावधान, अभी ये सूचित में सामने मैंने लिख दी, ये अन्य प्रावधान तुम्हारा अल्पकालीन का है, देखो लिखा ना अल्प प्रावधान, तो ये नहीं होगा, दीर्घकालीन प्रावधान ये रहा, ये हो जाएगा अल्पकालीन, ये रहा, एक ये हो जाएगा करवेरा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये रहा
दीर्घकालीन लोन और धिराण है, ये संपत्ति वाला है, ठीक है, ये भी संपत्ति है, विनियोग है, तो और कुछ भी नहीं। तो इसका टोटल हम कर लेते हैं, कितना आएगा 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2 लाख 30,000, कितना आएगा 14 लाख 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, अल्पकालीन, अल्पकालीन दायित्व, या जिसको हम चालू दायित्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो चालू दायित्व, तो चालू दायित्व में जो भी अल्पकालीन होगा वो हो जाएगा। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिट भाई, तो नहीं मिटेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, रुक जा 1 मिनट, रुक जा, हाँ मिट गया। अब जो जो हो गया ना मैं उसमें टिक कर देता हूँ ताकि मैं उसमें देखूँ भी नहीं। ये हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा ये हो गया, कट कर ही देता हूँ मैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, ये हो गया, ठीक है, कट ही कर देता हूँ, वही बेटर है, ओके, और ये हो गया, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो पूरा कट नहीं किया मैंने, उसको मिटा दिया ताकि कोई ज़्यादा गंदा भी ना दिखे। तो कौन कौन सा चीज़ हमारा हो गया, शेयर धारकों के भंडोल हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, बिन चालू दायित्व में ये भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रकम हो गया है, प्रोविडेंट फंड का हो गया है, ठीक है, और हमारा ये हो गया है। तो इतनी चीजें हो गई हैं। अब अगला हमारा है अल्पकालीन। तो अल्पकालीन में क्या क्या चीजें आती हैं हम उनको ग्रीन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जमा देखो, दायित्व है तो यहाँ पे जमा साइड ही वाले होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा करवेरा का प्रावधान आ जाएगा, ठीक है, चुकाना बाकी वेतन आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, व्यापारी देना आ जाएगा, और अल्पकालीन प्रावधान ये 1,80,000 आ जाएगा। इनका टोटल हम कर लेते हैं, 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 5,20,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 5,20,000 रुपए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं हम अपना संपत्ति में। सबसे पहले हम किसका टोटल करते हैं, बिन चालू संपत्ति का। किसका टोटल करेंगे, बिन चालू संपत्ति का। अब बिन चालू संपत्ति में क्या क्या आता है उसके लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी कि इधर का क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हमारा ये भी हो गया, प्लस ये भी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है वो पूरा हो गया। देखो 180, 1, फिर 160, 60, 20, वेरी गुड। अब हम चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले बिन चालू संपत्ति। तो बिन चालू संपत्ति में हमारा सबसे पहले देखो दृश्य है 8 लाख, ठीक है। उसके बाद है हमारा नीचे नीचे देखो ये है 1, उसके बाद ये रहा अदृश्य ट्रेडमार्क, ठीक है। उसके बाद हमारा नर्मदा के विनियोग है, ठीक है। फिर ये टेलीफोन डिपॉजिट है, ये काम चलाऊ है तो उसको नहीं लेना है, और ये हमारा दृश्य और अदृश्य है, ठीक है। तो इतना सारा है, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 7 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,80,000 प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 17,70,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 17,70,000 रुपए। और इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसको मिटा के, नहीं तो पहले मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, फिर मैं मिटाना आसान हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मुझे क्या करना है, बस इनको मिटा देना है। ओके, अब बचा क्या, अब जो बचा वो तुम्हारा चालू संपत्ति है। तो चालू संपत्ति में क्या क्या आएगा, 60,000, ठीक है, 4,30,000, 5,60,000, 30,000, और फिर 40,000, 1,10,000, ठीक है। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसका टोटल करते हैं तो ये आना चाहिए 12,20,000 रुपए। एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि तुम एक बार देख लोगे। तो इसमें आएगा रोकड़, रोकड़ समकक्ष, स्टॉक, व्यापारी देना, अन्य चालू संपत्ति, फिर ये रहा माल सामग्री, और ये रहा तुम्हारा विनियोग, ठीक है। ये इतनी चीजें आएंगी। ये जो मैंने अभी ग्रीन करके रखा है ये मैंने बोला था माइनस करना, इसलिए मैंने अभी तक इसको कहीं लिया नहीं है। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो फटाफट इसका टोटल कर लो। तो ये होगा 60,000, 4,30,000, 5,60,000, फिर 30,000, फिर 40,000, और ये 1 लाख। तो ये आ जाएगा 12,20,000 रुपए। यानी जो चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति, इसका टोटल कितना आएगा, 12,20,000 रुपए, ठीक है।
क्लियर है इतना? अभी एक चीज देखो बचा, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे सारी एंट्री हो चुकी है, सिवाय इस पर टिक नहीं है। और ये मैंने ग्रीन लगाया था ताकि आपको मैं लास्ट में समझाऊं। मैंने क्या कहा था, जो ये अप्राप्त वाला लिखा है हमें शेयर पूंजी में से माइनस करना है। तो जब भी शेयर पूंजी वाला लिखोगे तो उसमें से 10,000 रुपए क्या कर देना, माइनस कर देना। तो उसमें से 10,000 रुपए माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,40,000 हो जाएगा। अब इसको 10,40,000, 14,30,000 और 5,20,000 इन तीनों का टोटल कर लो। 10,40,000, 14,30,000 और 5,20,000। और इसी के साथ जो तुम्हारा दायित्व का टोटल होगा वो हो जाएगा 29,90,000 रुपए। पूरा फॉर्मेट बनाओगे तो पूरा फॉर्मेट तुम्हारा इसी तरह से टैली होगा। शेयर धारकों की भंडोल आएगा 10,40,000, बिन चालू दायित्व आएगा 14,30,000, चालू दायित्व आएगा 5,20,000 और पूरे दायित्व का टोटल आएगा 29,90,000। और इसका तो टोटल साफ साफ दिख ही रहा है कि 29,90,000 होगा, क्योंकि 17/12 कितना होता है, 29 होता है, और 2 70 20 है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। आज मैंने बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वही मैंने बताए हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, आपको चीजें अच्छी लगी। और अगर चीजें अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके काम का है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर वीडियो को शेयर करो, इसको बड़ा सपोर्ट बोलते हैं। फिर चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, इसको उससे भी बड़ा सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ये सारी 3 चीजें करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा तो मुझे सपोर्ट करे। और इसी तरह से वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम नजदीक हो गई है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।